हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा एक बार फिर से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी कि रोजगार कौशल की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हूं। ये क्लास फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड मतलब फर्स्ट ईयर की सभी ट्रेडे जो है वो सभी के लिए ये क्लास है। फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड के लिए ये क्लास चलाई जा रही है। अब हम लोग पहुंचते हैं मॉड्यूल के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मॉड्यूल 1 और 2 मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, जिसका वीडियो आप लोग सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। मॉड्यूल 1 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में बताया गया था और मॉड्यूल 2 में संवैधानिक मूल्य और नागरिकता के बारे में बताया गया था। और इस टाइम पे हम 21वीं सदी के स्किल यानी कि मॉड्यूल 3 को हम लोग पढ़ रहे हैं। मॉड्यूल 3 में हमने 3.1 21वीं सदी के रोजगार कौशल के बारे में और 3.2 स्वयं को जाने, ये दो टॉपिक को कवर कर लिया था पिछले चैप्टर में। और जो आज का चैप्टर है वो है व्यवहार और रवैया। आज का जो चैप्टर है वो है व्यवहार और रवैया 3.3। तो इसको आज हम लोग अध्ययन करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप लोग को याद दिला दें कि जब हमने इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को शुरू किया था पढ़ाना, तो आप लोग को शुरू में एक क्लास में हमने आप लोग को बताया था कि चैप्टर के स्टार्टिंग में एक कोट है, एक वाक्य दिया गया है जिसको हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। और वो आपको बार बार याद दिलाना मेरा कर्तव्य है कि आप लोग इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखें। यदि चार बातों का ध्यान रखा जाए, उसमें पहला क्या है, एक बड़ा लक्ष्य रखना। दूसरा क्या है, ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा क्या है, कड़ी मेहनत करना। और चौथा क्या है, दृढ़ निश्चय। तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात कही थी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ये बहुत ही गरीब परिवार से आए थे, मतलब ऐसा परिवार जहां पर दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। ऐसे परिवार से थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो लास्ट में जाकर नासा, जो भारत का रिसर्च सेंटर है जहां से हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं, वहां पर वैज्ञानिक थे ये। तो इनकी ये जो सीख है इस चैप्टर में आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हमेशा काम आएगी, क्योंकि हर चैप्टर कहीं ना कहीं जाकर उनका जुड़ाव इन्हीं चार बातों से होता है। बड़ा लक्ष्य रखने से, ज्ञान की प्राप्ति, कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय। आज का जो चैप्टर है ये है व्यवहार और रवैया। इसको बोलते हैं बिहेवियर एंड एटीट्यूड। इसको बोलते हैं हम बिहेवियर एंड एटीट्यूड। बिहेवियर एंड एटीट्यूड। बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार, एटीट्यूड मतलब होता है रवैया। तो इस चैप्टर का नाम है बिहेवियर एंड एटीट्यूड। तो इसमें क्या है, इस पार्ट में हम लोग इन तीन चीजों को कवर करेंगे, जिसमें पहला है व्यवहार कौशल क्या है, बिहेवियर स्किल क्या होती है। और दूसरा जो है वो है पॉजिटिव रवैया, एटीट्यूड, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे विकसित किया जाए अपने अंदर। और तीसरा है खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना, कि खुद को हम लोग और कैसे, अगर इस स्तर पे हैं तो आपको अपने स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, अपना स्तर कैसे बढ़ाया जाए व्यवहार का। तो उसके लिए तीसरा नंबर। इन तीन चीजों को कैसे विकसित करना है, इस चैप्टर में हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए आपको स्टडी करनी है। सपना अपने कॉलेज की ओर जा रही थी। रास्ते में तीन लड़कों ने सपना को चिढ़ाया। सपना गुस्से में आकर एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। मिस्टर राजू सड़क के दूसरी तरफ चल रहे थे और उन्होंने सपना को थप्पड़ मारते हुए देखा। उन्होंने सोचा इस लड़की का व्यवहार बहुत बुरा है। मिस्टर राजू पूरी कहानी नहीं जानते, परंतु आप पूरी कहानी जानते हैं। इस बारे में सोचें और जवाब दें। आपके अनुसार अच्छा व्यवहार और बुरा व्यवहार क्या है। तो एक कंडीशन दे दी गई है यहाँ पर
कि एक कहानी, छोटी सा सिचुएशन है कि एक लड़की है, वो जा रही है, रास्ते में कुछ लड़के उसे चिढ़ा रहे हैं और लड़की ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया, और थप्पड़ मारते हुए किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे देखा, तीसरे व्यक्ति ने देखा थप्पड़ मारते हुए। अब वो तीसरा व्यक्ति तो यही सोच रहा है कि वो लड़की उसको मार रही तो गलत है, लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं जानती कि वो लड़के भी गलत हरकत कर रहे थे। तो पूरी कहानी उसको नहीं पता थी। लेकिन आपको ये विचार करना है अपने विचारधारा से कि क्या वो लड़की ने थप्पड़ मारकर सही कार्य किया कि नहीं किया, क्या उसे थप्पड़ मारना चाहिए था कि नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि उसने भी तो गलत कार्य किया थप्पड़ मार के। थप्पड़ मारना किसी को सही लग सकता है, किसी को गलत लग सकता है। कुछ लोग सोचते हैं उसने बिल्कुल सही किया, तो कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल गलत किया। तो यहीं पर विचारधारा के बारे में बातचीत की जा रही है कि आपका एटीट्यूड कैसा है सोचने का। ज्यादातर 100 में से 98 लोग यही कहेंगे कि लड़की ने एकदम सही काम किया, मतलब उनकी विचारधारा उसी समय उस टाइप की है। 2 लोग ये कहेंगे नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको समझाना चाहिए था, या उसको पहले उनको वार्निंग देनी चाहिए थी। तो इस प्रकार से कई बातें हो सकती हैं। तो मैं अभी डिसीजन पे नहीं जाऊंगा कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। यहाँ पर हम लोग सही और गलत का डिसीजन नहीं लेना है, यहाँ पर हमें विचारधारा का डिसीजन लेना है कि आप क्या सोचते हैं, आपके अनुसार क्या सही है और क्या गलत है। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या लड़की ने थप्पड़ मारकर सही किया या नहीं किया। आप लोग के कमेंट्स बॉक्स में जो जवाब आएंगे उसके आधार पर भी मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। तो आगे चलते हैं। व्यवहार कौशल किसे कहते हैं? हम अपने आसपास के लोगों से जिस प्रकार बातचीत का और व्यवहार करते हैं और उनके साथ किस प्रकार से बिहेव करते हैं, इससे लोगों को इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम किसी 4 लोग अगर खड़े हैं, उनके बीच में हम किसी टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करते समय आपका रवैया किस प्रकार का है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका शब्दों का चुनाव कैसा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। वही आपको आगे ले जाकर एक बेहतर इंसान बनाता है। तो यहाँ पर आपके बिहेवियर स्किल का पता चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें लोगों के स्थितियों के आसपास काम करने का जो तरीका है वो भी शामिल होता है। अब जैसे नीचे क्या है कि बहुत जरूरी बातें, 2-3 बातें दी गई हैं, जिसके आधार पे आप लोग ये देख सकते हैं कि उसका बिहेवियर स्किल कैसा है। पहला क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कम्युनिकेशन, संवाद। इसमें बोलने का कौशल, स्पीकिंग स्किल, और सुनने का कौशल, लिसनिंग स्किल। लोग अक्सर कम्युनिकेशन को केवल बोलना समझते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब बोलना ही नहीं, सुनना भी होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमेशा 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर हैं तो आप कोई चीज तभी बोलेंगे जब कोई तीसरा सुनने वाला हो। तो आप बोलेंगे तभी जब कोई सुनने वाला होगा, तो कम्युनिकेशन तभी पूरा होता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, बोलना और सुनना दोनों कम्युनिकेशन है। सुनना भी कम्युनिकेशन ही होता है, मतलब संवाद करना। तो सुनने का कौशल आपके अंदर होना चाहिए। शरीर में हाव भाव, मतलब बॉडी लैंग्वेज आपके अंदर होनी चाहिए। राइटिंग स्किल, लिखने का कौशल होना चाहिए। हमारे संवाद का तरीका दूसरों के साथ हमारे रिश्ते को जोड़ या तोड़ सकता है। आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या आज के समय में वो है बोली, क्योंकि जो भी बात होती है, बड़ी से बड़ी लड़ाई जो होती है, वो बातों से ही शुरू होती है। हमारा जो कटु वाक्य होता है सामने वाले को चुभ जाता है, और जिससे बहुत छोटी सी बात बड़ी हो जाती है और बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें, महाभारत में द्रौपदी ने केवल दुर्योधन को बोला था अंधे का पुत्र अंधा। यही बात उसे इतनी लग गई कि उसके आधार पे उसने पूरा महाभारत का युद्ध रच डाला। अब महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिक शहीद हुए थे, तो एक छोटी सी बात, अंधे का पुत्र अंधा होता है, उसने एक छोटी सी बात कही, लेकिन उसकी वो बात दुर्योधन को इतनी लग गई कि उसने पूरा युद्ध कर डाला। एक महाभारत का पूरा युद्ध हो गया उसके चक्कर में। इसीलिए बोलने से पहले हमें हर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बात बोल रहे हैं वो सामने वाले को किस प्रकार से आघात कर सकती है। तो आपके अंदर बोलने का कौशल होना चाहिए, सुनने का कौशल होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, लिखने का कौशल होना चाहिए, और आपके संवाद का तरीका जो दूसरों को अच्छे से अपने साथ जोड़ सके।
लोग धैर्यपूर्वक और मन लगाकर आपकी बात सुन रहे हैं कि नहीं, इस बात पर आप ध्यान दें। दूसरा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मतलब स्वयं में सुधार। खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। ये पहले पिछले चैप्टर में आपको बताया गया था कि खुद को जानना बहुत जरूरी है। जब आप खुद को नहीं जानेंगे तो दूसरों को कैसे पहचान पाएंगे? तो खुद को जानने से ही दूसरों को पहचानने की प्रक्रिया शुरू होती है। अपने आप में सुधार एक ऐसा कौशल है जिसका उपयोग कर हम खुद में सुधार या बदलाव ला सकते हैं। हमें लक्ष्य तय करने और उन्हें पाने में मदद मिलती है। खुद का सुधार मतलब आपको अगर पता है कि आपके अंदर क्या कमी है, उसको अगर आप पहचान रहे हैं, आपको पहचानना आएगा कि मेरे अंदर ये कमी है, तो अभी आप उसको दूर कर सकते हैं। इसीलिए ये कह रहा है यहाँ पर कि लक्ष्य की प्राप्ति करने में ये बहुत ज्यादा लाभदायक है। तीसरा टाइम मैनेजमेंट, मतलब समय प्रबंधन। यह कौशल हमारे काम को कुशलता पूर्वक करने में हमारी मदद करता है। ये क्या करता है कि किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करने में हमारी मदद करता है। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, ताकि हम अपने काम को समय पे पूरा कर सकें। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? अब टाइम मैनेजमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल बता दे रहे हैं आपको। कोई विद्यालय अगर 4 घंटे चलता है, मान लीजिए 4.5 घंटे, कोई विद्यालय जैसे आपका ITI कॉलेज है, अगर वो 5 घंटे चलता है, तो उस 5 घंटे में चलाने के लिए विद्यालय क्या करता है, एक टाइम टेबल बनाता है कि आप कितने बजे विद्यालय आएंगे, पहली क्लास कब चलेगी, दूसरी क्लास कब चलेगी, फिर कितने बजे इंटरवल होगा, फिर तीसरी क्लास कितने बजे चलेगी, चौथी क्लास कब चलेगी, और फिर उसके बाद छुट्टी कब होगी। तो उसके आधार पे इस 5 घंटों को डिवाइड करके दे दिया जाता है। अगर हर चीजों के लिए 30-30 या 35-35 मिनट की क्लास दी गई है, तो सबको सही सही टाइम में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे कि आप अगर पहली क्लास आपकी ट्रेड थ्योरी की है, तो आपने ट्रेड थ्योरी पढ़ लिया, 35 मिनट की क्लास पूरी हो गई। फिर अगली क्लास आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन की स्टार्ट हो गई, आपने वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ लिया, यहाँ ट्रेड थ्योरी पढ़ लिया। उसके बाद आपका लंच हो गया आधे घंटे का। तो टाइम मैनेजमेंट मतलब आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। आपके पास 5.5 घंटे हैं, अभी 5.5 घंटे में टाइम मैनेजमेंट क्या कहता है कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं बच्चों को डेली। तो 5.5 घंटे में सभी सब्जेक्टों को पढ़ाने के लिए आपने एक टाइम टेबल बना दिया, इसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। आपको उस टाइम को मैनेज करने के लिए तरीका निकाल लिया। अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया होता तो क्या होता, बच्चे स्कूल आते हैं, फिर आपको पता ही नहीं होता कि करवाना क्या है, तो बच्चे आपसे पूछते सर जी क्या करना है, फिर आप सोचते कि इनको क्या काम दे, फिर आप कुछ भी अपने मन से काम दे देते। तो डेली क्या होता है, एक हड़बड़ी मची रहती है, आपको पता ही नहीं कि आपको बच्चों को कैसे ले जाना है, किस डायरेक्शन में पढ़ाना है, क्या पूरा कराना है। तो अगर आप डेली टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलेंगे तो उनका जो सिलेबस है वो टाइम से पूरा होगा, टाइम से एग्जाम होंगे, टाइम से रिजल्ट आएगा और समय से सारा काम पूरा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग समय प्रबंधन। मतलब किसी भी समय को प्लान करना, समय को प्लान करना ही समय प्रबंधन कहलाता है। उसके बाद अगला है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, विवाद समाधान। विवाद को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब दो लोग किसी बात पर सहमत नहीं होते। विवाद कब होता है? आपका विवाद तभी होता है ना जब कोई ऐसी बात हो जिसपे दो लोग आपस में सहमति ना रख रहे हो। एक कहता है नहीं ये सही, दूसरा कहता है नहीं ये सही है। तो जब दोनों लोग आपस में सहमत नहीं होते तो वहां पर विवाद होता है। तो किसी बात पर उनका झगड़ा हो जाता है। हम जिस तरह से समस्या का समाधान करते हैं उसे विवाद समाधान कहा जाता है। तो विवाद समाधान से क्या तात्पर्य है, जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट में कोई क्लास चल रही है, क्लास में ही सर ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा इसमें एक बच्चा जवाब देता है, दूसरा कहता नहीं ये गलत है, तो दोनों बच्चे क्या होते हैं आपस में भिड़ जाते हैं कि नहीं, उसे दूसरे बच्चे को ये लगता है वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा बच्चा उसे सही जानकारी देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहता है जिसकी वजह से झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो टीचर का
दायित्व है टीचर उनके झगड़े को शांत कराए और उनको बताए कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका सही आंसर क्या है। अगर उसके पास जवाब नहीं है उसको तत्काल वहां पर दोनों के बीच सुलह करानी चाहिए। भाई आप लोग यहाँ पर ज्ञान लेने आए हैं, यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं। अगर ज्ञान लेने आए हैं तो आपके अंदर, दोनों के अंदर एक व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। आपके अंदर क्वेश्चन सुनने की क्षमता होनी चाहिए, आपको जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब दोनों के अंदर धैर्य धारण होना चाहिए। तो यहाँ पर टीचर को बीच में सामंजस्य बैठाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं विवाद समाधान। उसको, उस टीचर को संतुष्ट करना पड़ेगा, या तो अपने ज्ञान से या तो अपने प्रभाव से। या तो अपने ज्ञान से उनको संतुष्ट कर दे या तो फिर अपने प्रभाव से। इन दो चीजों से वो उसे झगड़े को शांत कर सकता है। या फिर दोनों अगर समझदार हैं, दोनों में से या कोई एक समझदार है तो भी वो उस झगड़े का समाधान वहीं पर कर सकते हैं। पांचवा है निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। जब हमारे पास कई अच्छे विकल्प होते हैं तो निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। अपने करियर के बारे में निर्णय लेना, तय करना, किससे शादी करनी है, बड़े फैसले से कुछ उदाहरण है। समय की आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेने का कौशल हमें बेहतर बनाने में मदद करता है। डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ी चीज है। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन किसी चीज के दिए हैं, आपके पास 4 नौकरियां हैं और चारों में सैलरी समान है। मान लीजिए 30-30 हजार सैलरी है मान लीजिए, तो आप किस नौकरी में जाना चाहेंगे? तो आप यहाँ पर डिसीजन लेना शुरू करेंगे कि मुझे किस प्रकार की नौकरी में जाना चाहिए। तो वहां पर आप तय करेंगे कि आप किस विद्या में कौशल हैं, आपको इन चारों में से किस फील्ड की सबसे अच्छी नॉलेज है। या फिर आप लोकेशन देखना चाहेंगे कि जो सबसे नियर बाई, मेरे घर के सबसे पास कौन सी जॉब है। तो डिसीजन लेने में कई सारे तथ्य साथ होते हैं, तो इन सभी तथ्यों में जो सबसे ज्यादा मेल खाएगा आप उसी तथ्य को चुनेंगे। तो डिसीजन लेने का अपना अपना तरीका होता है, हर चीज का अलग अलग तरीका है डिसीजन लेने का। तो बहुत सारे, जब किसी शहर में दंगा हो जाता है तो दंगे लेने में जो डीएम होते हैं उनको डिसीजन लेना होता है कि हमें किस तरीके से एक्शन लेना ताकि दंगा भी ना भड़के और शांत भी हो जाए। या क्लास में आप लोग कार्य कर रहे होते हैं, जब आप क्लास में कार्य कर रहे होते हैं, जो कोई जॉब बना रहे होते हैं, फिटर के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कोई जॉब बना रहे हैं, तो जब जॉब फिनिशिंग पे होता है आपका, जब आपका जॉब आखिरी स्टेज पे होता है फिनिशिंग पे, तो उस पे क्या होता है, कम से कम 5-6 फाइलों का इस्तेमाल होता है। तो उस समय आपका ज्ञान ही एक ऐसी चीज होती है जो बता सकता है कि इस समय पे आपको कौन सी फाइल इस्तेमाल करनी चाहिए, कि आपको फ्लैट फाइल यहाँ मारनी है या आपको स्मूथ फाइल करनी है या कॉनिकल फाइल मारनी है। तो वहां पर आपका ज्ञान, आपको अगर जितना ज्ञान और अनुभव होगा उसी आधार पर आपको पता रहेगा कि आपको किस फाइल का इस्तेमाल करना है। तो वहां पर डिसीजन क्या है, आपका ज्ञान और आपके अनुभव से पता चलता है। तो इसी को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। तो ये कैसे कैसे आएगा, जब आप इस कार्य को बार बार करते रहेंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। तो ये आपका डिसीजन मेकिंग आपके कार्य की अनुभव और कुशलता से आता है। छठा है आपका समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी समस्या का समाधान खोज लेने में व्यक्ति को हर तरीके से सराहा जाता है। समस्या को सुलझाने का कौशल होने से हमारे निजी जीवन और कार्यस्थल पर बहुत मदद मिलती है। इसका कोई उदाहरण, समस्या का समाधान। अब समस्या गिनवाना बहुत लोगों को आता है, लेकिन समाधान देना सबके बस की बात नहीं होती है। आप देखेंगे कि हमारे देश में समस्याएं बहुत हैं। हाँ, सब लोग बस समस्याएं ही गिनवाते हैं कि इस देश में महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, लेकिन कोई समाधान बताने को तैयार नहीं है इसका समाधान कैसे होगा। तो समाधान बताने वाले बहुत कम होते हैं, समस्याएं गिनवाने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो समाधान बनाता है वही आगे निकल जाता है। तो जब भी आप किसी इंडस्ट्री में कहीं काम करने जाते हैं, किसी इंडस्ट्री में आप काम करने जाते हैं, तो कोई सामने अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम की 2 चीजें होती है, या तो वो एक समस्या बन जाएगा या तो एक मौका बन जाएगा। क्योंकि जो अच्छे व्यक्तियों की पहचान ऐसे समय पे ही होती है जब कोई समस्या आती है, और समस्या के दौरान आप उसको समस्या समझते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं, और दूसरा व्यक्ति उसको मौका समझता है। क्योंकि जब आप उस समस्या को सॉल्व कर देंगे तो जो भी आपका बॉस है, जो भी आपका सीनियर है, उस समस्या, अगर देखा कि उसने समय पे समस्या आई और समस्या का उसने समाधान कर दिया, तो आप उसके लिए बेनिफिशियल हो गए, वो आपका प्लस पॉइंट है। उस व्यक्ति को ये पता चल गया कि जब भी कोई कठिन समय आएगा तो यही व्यक्ति मुझे
प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। और जो व्यक्ति हाथ पे हाथ धरा बैठ के माइनस, उसको बोलते हैं नेगेटिव सोच का आदमी, समस्या समस्या बस गिनवा रहा है लेकिन समाधान नहीं बता रहा है। तो समाधान अगर नहीं आता उसे, तो उसको वहीं से, अगर कंपनी में ऐसी सिचुएशन आती है कि दो लोगों को नौकरी से में से किसी एक ही को नौकरी देनी है, तो इनको सबसे पहले कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसीलिए आज के समय में जो 21वीं सदी चल रही है, यहाँ पर आपको काम अपना आना ही चाहिए, प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर टेक्निक होनी चाहिए। कोई समस्या आ गई तो समस्या का समाधान भी आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आपने समाधान भी नहीं बताया, बस सीनियर को समस्या बताकर आप आगे निकल गए, कि वो तो उसका काम है, हमें तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको समस्या अगर है तो उसका समाधान भी आप ही के पास है, क्योंकि आप वो काम करते हैं तो आपसे बेहतर कोई समाधान उसका नहीं जान सकता। तो समस्या का समाधान आप ही के हाथ में है। जैसे कि आज की डेट में पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल जब महंगा हो गया तो उसका समाधान क्या निकल गया? बैटरी वाली गाड़ियां आ गई। तो एक समाधान निकाला गया ना। अगर ये नहीं निकाला जाता है तो पेट्रोल और महंगा हो जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड और बढ़ जाती, तो आम आदमी कभी रह पाता? नहीं रह पाता। इसीलिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे लेते हैं। अब नीचे देखिए 6 कौशल दिए गए हैं, इनमें से आपको 1 से 10 तक अंक देने हैं। खुद के बारे में, आपको खुद के बारे में यहाँ पर अंक देना है। जैसे कि कम्युनिकेशन एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, यहाँ पर उदाहरण दिया है। कम्युनिकेशन, आपका जो संवाद है वो कैसा है? आप अपने आप को 10 में से 4 देते हैं, लेकिन जो आपका दोस्त है वो आपको 10 में से 6 देता है। इसी तरह आपको इन सभी चीजों पे अपनी गतिविधि पे आप लोगों को अंक देना है। जैसे खुद को कम्युनिकेशन आपका कितना अच्छा है, तो आप 10 में से अपने आप को कितना देते हैं? मान लीजिए 10 में से अपने आप को 6 दे रहे हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट में कितना दे सकते हैं? यहाँ पर आप अपने को 7 दे सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पे कितना दे सकते हैं? 6 दे सकते हैं। डिसीजन मेकिंग पे 8 दे सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे 9 दे सकते हैं। फिर आपका दोस्त, अब जैसे कि ये तो आप खुद अपने आप को दे रहे हैं, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो इस प्रकार को कैसे देखेंगे? तो ईमानदारी से उनके कितने पॉइंट आते हैं? यहाँ पर जो भी XYZ पॉइंट आएंगे वो आपको इस तरीके से खुद का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। जैसे आप इन 5 पॉइंट पे आप अपने आप को नंबर दीजिए, फिर अपने दोस्त से बोलिए कि इस 5 पॉइंट पे मुझे ईमानदारी से, ये नहीं कि दिखावे के लिए या दोस्ती रखने के लिए, ईमानदारी से मुझे नंबर दे दो। 10 में से कितने दोगे? तो जो नंबर देता है, एक से नहीं, कई दोस्तों से आप अपने नंबर निकलवाइए। इससे आपको समझ में आएगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, आपका स्वयं में सुधार करने की क्षमता कितनी अच्छी है। तो जब दूसरे जो राय देते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। कभी कभी हम खुद का आकलन नहीं कर पाते, दूसरे ज्यादा अच्छा बता पाते हैं। तो इन चीजों से, ये 2 ऑप्शन दिए गए इसमें, एक खुद के बारे में और एक दूसरे किस तरीके से आपको सोचते हैं। तो इसका जब अध्ययन करेंगे तो रिजल्ट आपका निकलकर अपने आप सामने आ जाएगा कि आप किस फील्ड में बढ़िया है, किस फील्ड में खराब। उसके बाद आइए समझते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे विकसित किया जाए। अगर आपके अंदर नकारात्मक स्वभाव है आपका, आप हर बात में नकारात्मक बहुत जल्दी हो जाते हैं कि अरे ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई भी काम आपको लगता है कि संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। आपके अंदर एक नेगेटिव विचारधारा आ गई है कि वो आपके अगर बैग में से कोई चीज चोरी हो गई तो आपको लगा उसी आदमी ने लिया होगा। आप बिना तर्क निकाले, बिना किसी सबूत के किसी पे भी इल्जाम लगा देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आप नकारात्मक विचारधारा के हैं। यही अगर सकारात्मक विचारधारा का आदमी होता तो सबसे पहले वो इस तरीके से बिहेव ना करके वो पहले देखता और फिर दूसरों से बोलता कि मुझे मेरी किताब नहीं मिल रही है, फिर सर्च करता, अध्ययन करता, अगर क्लास में सीसीटीवी कैमरा तो वहां से देखता, तब वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचता कि हाँ फला आदमी ने चोरी की है। आप डायरेक्ट इल्जाम लगा दिए कि नहीं वो ये आदमी ने चोरी की होगी बिना किसी सबूत के, तो ये क्या आपका नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे विकसित किया जाए उसके बारे में इसमें बताया गया है। दूसरों को हमारा व्यवहार दिखाई देता है। आपका व्यवहार आपको कभी नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा मैं सबसे बढ़िया कर रहा हूं, लेकिन एटीट्यूड हमारे दिमाग में होता है। किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में हमारी सोच और उस आधार पर हमारे व्यवहार का एटीट्यूड, रवैया कहते हैं इसको, एटीट्यूड बोलते हैं। किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में जो हमारी सोच होती है और उसके आधार पर जैसा हम हरकत करते हैं, जैसा हम व्यवहार करते हैं। तो आपका जैसा दोस्त होता है, अब दोस्त के हिसाब से ही उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं।
अपने पिता के साथ दोस्त जैसा व्यवहार नहीं करते, दोस्त के साथ पिता जैसा व्यवहार नहीं करते। तो इसी को बोलते हैं एटीट्यूड। व्यक्ति को के हिसाब से आपका रवैया अलग अलग हो जाता है। हमारे साथ क्या होता है इसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जब हम अपने निजी प्रोफेशनल जीवन में परिस्थितियों से निपटने के लिए सकारात्मक एटीट्यूड अपना सकते हैं। जैसे कोई भी चीज अगर घटित हो रही घटना, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो समय के हाथ में है। लेकिन जो हमारे निजी जीवन में घटनाएं घटती हैं या जो होने वाला आने वाला समय कैसा होगा, ये हम अपने व्यवहार से, अपने एटीट्यूड से डिसाइड कर सकते हैं। एटीट्यूड मतलब कोई स्टूडेंट है आज की डेट में अगर 12वीं में पढ़ रहा है, तो अगर उसने एटीट्यूड ये बना लिया कि नहीं मुझे सैनिक बनना है, आर्मी में भर्ती होना है, तो उसका एटीट्यूड ही कल उसे आर्मी में भर्ती कराएगा। आर्मी में भर्ती होने के लिए वो दौड़ लगाएगा, तैयारी करेगा, और जब भी भर्ती निकलेगी उसमें वो भर्ती हो जाएगा। तो उसका एटीट्यूड क्या था? उसका एटीट्यूड नहीं उसे उसका फ्यूचर डिसाइड किया कि उसको क्या बनना है। ऐसे ही आपने कुछ भी नहीं बन सकते, आपको पहले तैयारी करनी होगी, अपना एटीट्यूड सेट करना होगा कि मुझे क्या करना है। उसी के बाद उसी के आधार पे आपका वैसा रवैया होगा, वैसे कार्रवाई होगी, तब जाकर वो लक्ष्य आप हासिल कर पाएंगे। हम खुद को सकारात्मक या पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने के लिए अलग अलग रचनात्मक ढंग से तरीके ढूंढ सकते हैं। जैसे पहला क्या है, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें, कुछ अच्छा खाना, एक सुंदर फूल को देखना आदि। ये सब क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड के लक्षण है। अगर आप छोटी छोटी चीजों में बहुत खुश रहते हैं, परेशान नहीं होते हैं, जैसे कि आपने खाना बना, आपका कभी मन किया कि आज मैं ये बनाकर खाता हूँ, डेली नहीं करते वो काम, लेकिन वो करने का मन कर रहा तो आपने वो करके देख लिया। आपको बागवानी कर रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो ये सब पॉजिटिव एटीट्यूड की निशानी होती है। दूसरा है बदलाव के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश करें। जैसे समय के हिसाब से परिस्थितियां बदलती हैं। पहले कागज पत्थर का जमाना था, अब कंप्यूटर का जमाना है। तो अगर आज भी आप डायरी, रजिस्टर और कागज की काम करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो बदलाव आपके अंदर भी आना चाहिए। तो आप भी कंप्यूटर और डिजिटल युग को अपनाएं और उसकी जानकारी को सीखें। अगर आप नहीं बदल सकते तो उसे स्वीकार करना सीखें कि ऐसा होता है। निगेटिव परिस्थिति में पॉजिटिव ढूंढे। जब भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, तो वहां पर ये सोचे कि यहाँ अच्छा क्या हो सकता था। अगर आपका पर्स खो जाता है तो ये समझने की कोशिश करें कि आप इससे क्या सीख सकते हैं। पर्स खो गया तो अब आपको पता है कि मुझे आज के बाद अगर मैं स्टेशन पे जाऊंगा तो पीछे वाले पॉकेट में पर्स नहीं रखूंगा, पर्स को हमेशा आगे वाले पॉकेट में डालूंगा और उस पर हमेशा अपना एक हाथ रखे रहूंगा। ऐसी कोई संभावित जगह पर अगर आप चल रहे हैं कि यहाँ पर पॉकेट या चोरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जैसे ट्रेन में चढ़ते समय, बस से उतरते समय, बस में चढ़ते समय, ऐसे टाइम पे क्या होता है, चोरी बहुत तेजी से होती है, क्योंकि भीड़ भक्कड़ में आपको पता नहीं होता कि दूसरों का हाथ कहाँ लगा। तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, अपने पर्स को आगे वाली जेब में डालकर उसके ऊपर हाथ जोर से रखे रहना चाहिए, ताकि अगर कोई निकाले तो उसी समय तत्क्षण आपको पता चल जाए। तो संभावित जगह पर आपको, तो ये क्या होता है, ये अनुभव आपको सिखाता है कि यहाँ पर हमें क्या आगे से ये काम नहीं करना है। समस्या को पॉजिटिव तरीके से समझें। आप अपनी बाइक से गिर गए, बाइक में बुरी तरह खरोंच आई और आपको भी चोट लगी है। इसे एक बड़ी समस्या मानने की बजाय आप सोचिए कि अगर किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच गए। देखिए कितनी बड़ी बात उसने बोली कि एक बाइक से गिर गए, आपको चोट लग गई, तो इससे परेशान ना हो। आप ये सोचिए कि इससे बड़ा अगर दुर्घटना हो जाता तो तब तो मेरी जान ही चली जाती। तो आपको लगेगा कि उससे तो चलो बेहतर हुआ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो ही आपके साथ अच्छा होगा, ये तो बुरे से और बुरा होता जाएगा अगर नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे। अपने आप को महत्व दें और प्रेरणा पाएं। आपके पास समस्याएं हैं क्योंकि आप उन्हें संभालने में सक्षम हैं। इनसे प्रेरणा लें और अपनी बीती हुई समस्याओं को कितनी अच्छी तरह से दूर किया है ये सोचिए। जब भी कोई समस्या आती है तो उसका आप समाधान किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में सोचिए। तो ये बहुत ऐसी बातें हैं, ये बातें ना बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई है, बस इसको समझने की बात है, क्योंकि ये समझ तभी आएंगी जब आपके इन चीजों का सामना अपने निजी जीवन में करेंगे। आपके साथ ऐसी समस्याएं आएंगी, आप उससे लड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये बात कितनी बड़ी बात उसने कही थी।
तो अपने आप को महत्व दें। कभी भी अपने आप को ये मत सोचे कि यार मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। हमेशा अपने आप को एक वैल्यू दें कि हाँ आपसे ये हो सकता है, यू कैन डू इट, आपके अंदर वो क्षमता है। हाँ, कभी कभी हम कोई कार्य करने से पहले ही सरेंडर बोल जाते हैं कि नहीं यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा। लोग कहते हैं कि तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। देखिए तैयारी करते हैं कोई चीज की और उसमें जान लगा देते हैं अपनी, तभी वो लक्ष्य हमें हासिल होता है। तो आपकी भी यही सोच, ये ऐसी अगर पॉजिटिव सोच रहेगी तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होगा, कोई भी हर लक्ष्य जो होता है आसान हो जाता है। हर जीवन में अच्छे बुरे दिन होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं पॉजिटिव एटीट्यूड का। कोरोना काल आया, कोविड-19 आया, सब कुछ ठप हो गया, सब बंद हो गया। लेकिन कोरोना काल की सबसे अच्छी खूबसूरती पता है क्या रही? कि इसने इंसान को इंसानियत की पहचान दिला दी। आपने देखा ना कि जिनके बच्चे अपने माता पिता, अपने गांव देहात को छोड़कर दूर अपने जाके कई सालों से एक इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और अपने समाज से दूर हो गए थे, उनको अपने समाज के वापस आने का मौका मिला। ये क्या है? पॉजिटिविटी है। जब वो अपने घर में आए, अपने परिवार के साथ रहने लगे, बंद, हम बाहर भी नहीं जा सकते थे, अपने परिवार के साथ हम रह रहे हैं एक चार दीवारी के अंदर। उसमें माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सबके साथ ही रह रहे हैं। और कब तक एक दूसरे से बातचीत नहीं करोगे भाई? एक ऐसा टाइम आएगा जब आप एक दूसरे से संवाद शुरू होगा। बैठ के मम्मी पापा साथ में लूडो खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। ऐसा समय कभी किसी ने सोचा था कि हम एक दूसरे के साथ ऐसा भी समय बिता पाएंगे? भाई मेरे जीवन में मुझे लगा कि कोविड-19 मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम काल था, क्योंकि इतना सुकून मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पाया। कभी भी अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ इतना सुखमय समय मैंने कभी जीवन में नहीं बताया। अपने बच्चों को इतना ज्यादा समय मैं कभी जिंदगी में दे ही नहीं पाता। तो ये बहुत बड़ी बात थी कोविड-19 की। ये पॉजिटिविटी थी कि परिवारों की जो सदस्य थे उनको आपस में साथ लाया, उनको भावात्मक रूप से जोड़ना सिखाया। तो कोविड-19 की क्या थी? पॉजिटिविटी थी, जिसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ। भले ही लोग मरे, देखिए प्रकृति का कहर था, तो आप क्या करेंगे? रोएंगे? हम रो नहीं सकते, रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हमें पॉजिटिविटी खोजने की, उससे अच्छा क्या हुआ? कोविड-19 से और क्या अच्छा हुआ? इंटरनेट पे हम लोग, जो इंटरनेट में तरक्की हुई, वर्क फ्रॉम होम से जो खोज पैदा हुई, जो काम हम पहले जाकर करते थे अपने घर से बैठकर करने लगे, बहुत बड़ी सफलता थी कोविड-19 में, कि हमें एक और ऑप्शन मिल गया कि काम इस तरीके से भी किया जा सकता है। पहले किसी को पता ही नहीं था, या ऐसा रिस्क लेने में लोग डरते थे, लेकिन ये अब क्या है? सॉल्व हो गया। अब यहां पर देखिए प्रश्न 1, हर किसी के जीवन में अच्छे बुरे दिन होते हैं। अपने अच्छे दिन के बारे में सोचें और एक कारण बताएं कि वह अच्छा दिन क्यों था। जैसे आपको अपने अच्छे बुरे दिन के बारे में बताना है और अच्छे दिन के बारे में सोचें और कारण बताएं कि वो अच्छा दिन क्यों था। तो बताइए भाई आप लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में कि आपका अच्छा दिन क्यों था और वो क्यों था वो अच्छा अच्छा दिन आपका। मेरे अच्छे दिन कई थे। एक पिता, मेरी नज़र में तो मेरे सबसे अच्छा दिन जब मैं एक बेटी का पिता बना था, तब मेरे लिए वो सबसे अच्छा दिन था। और दूसरा, जब मेरी पहली नौकरी लगी थी। तो ये पिता बनना और नौकरी मिलना, पहली नौकरी, वो मेरी जिंदगी का सबसे सुखमय पल था, सबसे अच्छा दिन था। अब देखिए, खुद को बेहतर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए खुद को? अगर आपको मोटिवेट खुद को करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो ऊपर बताई गई बातों को आपने सुना होगा, तो इसका अनुभव किया होगा। यह एक आम समस्या है कि जितना हम सभी सामना करते हैं, हम दूसरों से मदद ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए ही मदद कर पाएंगे। इस समस्या का एकमात्र समाधान है सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करना। सेल्फ मोटिवेशन या स्वयं को प्रेरित करना एक क्षमता, एक जरूरी कौशल है। यह हमें अपने लक्ष्यों को पाने, अपने बारे में बेहतर महसूस करने और जीवन में सुधार के लिए हमें प्रेरित करता है। अपने आप को प्रेरित करना बहुत ही सरल टिप्स से शुरू करें। सबसे पहला देखिए शुरू कर कैसे करना है।
शुरू करें। बड़े लक्ष्यों को पाने का रहस्य है उन्हें शुरू करना। कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दें। जैसे आपका कोई काम है, बड़ा टारगेट है और ढेर सारे काम है, उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट लेना चाहिए। अपने आप को इस अपने आप से कोई एक वादा करें, जब आप इसे हासिल कर लें तो आप अपने आप को एक पुरस्कार देंगे। अपने आप को नम्रता से पेश आएं और खुद को महत्व दें। अपने दोस्त के साथ गोल्स को पूरा करने के लिए वादा करें। लोगों को उनकी सफलता की कहानियां शेयर करने के लिए कहें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं रोज सुबह 6 बजे का अलार्म सेट करती हूँ लेकिन मैं उठ नहीं पाती। ये समस्या है। मेरे पास सभी चीजों की एक सूची लिस्ट है जो मुझे करनी है, लेकिन मैं उन्हें कर नहीं रहा हूँ। मैंने अपने लिए लक्ष्य तय कर लिए हैं और मुझे अपने लक्ष्य पसंद है, लेकिन मैं उन्हें हासिल करने की दिशा में कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो ये एक समस्या है। इन समस्याओं का निपटान देखिए जो दिया हुआ है, इस तरीके से करें। इन तरीकों से करेंगे तो ये समस्याएं धीरे धीरे आपकी दूर होती जाएंगी। खुद को प्रेरित करने के लिए आप किन किन चीजों का इस्तेमाल कर पाते हैं, किन किन चीजों का पालन करते हैं, ऊपर जो दिया हुआ है। देखिए प्रेरणा बहुत बड़ी चीज होती है। उससे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, अपने एटीट्यूड में सुधार लाते हैं, सफल होते हैं, कोशिश करने की वो इच्छा जागृत होती है, दूसरों का साथ मिलता है और सोच क्या होती है, विकसित होती है। तो प्रेरणा में बहुत ताकत होती है। तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपको प्रेरणा मिलती ही रहेगी। अब प्रेरणा किससे मिलेगी, ये आपको खुद को खोजना है। उसके बाद अच्छी टिप्स को पढ़कर सुनकर आपने व्यवहार में कौशल नहीं सीख सकते। इस कौशल को सीखने के लिए अभ्यास से कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। देखिए संवाद जो कौशल है आप यहाँ सीख सकते हैं। आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, अपने दोस्त की मदद कैसे कर सकते हैं। इस अलग अलग पॉइंट दिए गए, संवाद, सेल्फ इंप्रूवमेंट, समय प्रबंधन, विवाद समाधान, निर्णय लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आप यह कहाँ से सीख, ये सब चीजें आपको कहाँ से सीखनी है यहाँ पर नोट करेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फैक्टर में आपकी कैसे मदद कर सकता है, ये जो सारे फैक्टर हैं ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कैसे मदद करेंगे आपकी, इसके बारे में लिखिए। और अपने दोस्त आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक में आपके दोस्त आपकी मदद किस प्रकार से करेंगे। तो ये सभी के लिए कॉमन नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। जो जैसा व्यक्ति होगा उसके लिए वैसा टेबल बनेगा। तो ये सबके लिए कॉमन नहीं होगा। जैसा मैं अलग हूँ मेरे लिए अलग बनेगा, आप जो विद्यार्थी कोई अलग है उसके लिए अलग बनेगा। सबकी समस्याएं अलग हैं तो सबका समाधान भी अलग अलग होगा। तो इस प्रकार का टेबल आपको बनाना है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा कि विशेष परिस्थितियों में हमारे व्यवहार, दूसरों से बातचीत हमारे व्यवहार कौशल को दर्शाता है। हम अपनी निजी और प्रोफेशनल जीवन में आई परिस्थितियों का सामना करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड अपना सकते हैं। मोटिवेशन हमें अपने लक्ष्य को पाने और अपने बारे में बेहतर महसूस करने के लिए हमें और जीवन स्तर को अच्छा सुधार करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो मोटिवेशन बहुत ही जरूरत है। मोटिवेशन कहाँ से आती है वो आपको खुद देखनी है। मोटिवेशन कहीं से भी आ सकती है जिससे आप देखकर प्रभावित होते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये आप जो चीजें मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग को समझ में भी आ रही होंगी, क्योंकि मैं बकायदा एक एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ, ताकि एग्जाम्पल से क्या होता है, इंसान तेजी से सीखता है। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो और जल्दी सीखेंगे। तो आज का जो चैप्टर था बिहेवियर और एटीट्यूड, कि हमें अपने व्यवहार और अपने रवैये को कैसे बेहतर बनाना चाहिए, कैसा होना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। अगर गड़बड़ है तो उसको अच्छा कैसे करना, सुधारना कैसे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और आप भी अपने व्यवहार और रवैये को और अच्छा बनाएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल पर जाकर सभी वीडियोस को देखते रहिए जो भी आपसे रिलेटेड है, ताकि आपके भी ज्ञान का वृद्धि हो सके और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आप उसकी तैयारी कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, sayonara, बाय बाय।